गुड डे टू एवरीवन वाचिंग माय वीडियो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो कैपिटल स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेंट से कनेक्टेड है, मतलब पूंजी संरचना के निर्धारक से। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ये इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके निर्धारक, उनके फैक्टर्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर के नेचर या प्रकृति को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। बिफोर गोइंग विद द स्ट्रक्चर, एक बार वापस रिवाइज करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी संरचना होती क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि फर्म अपने पैसे को कितने तरीके से, कितने सोर्सेस से इकट्ठा करता है। दैट मीन्स हाउ अ कंपनी फाइनेंसेस इट्स ऑपरेशंस थ्रू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स। जैसे क्या वो बॉन्ड्स ले रहा है, डिबेंचर्स ले रहा है, इक्विटी ले रहा है, प्रेफरेंस ले रहा है, तो द टोटल कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेप्थ, इनको मिला के कितने प्रकार के सोर्सेज, द टाइप ऑफ फंड्स, फाइनेंसेस विच आर यूज्ड बाय बिजनेस आर नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं या निर्धारक हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा, किन सोर्सेज से बनेगा, उसका डिसीजन लेता है। सो लेट्स हैव अ लुक। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिफाइंड वेरी केयरफुली। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जो सोर्सेस लेंगे, जिनसे आप पैसा इकट्ठा करेंगे, उनका डिसीजन आपको बहुत केयरफुली लेना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड सेट अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। हमेशा माइंड में एक टारगेट सेट होना चाहिए कि आप कितना डेप्थ लेना चाह रहे हैं, कितना इक्विटी, और उसी के बेसिस पे आपके वित्तीय डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस होने चाहिए, ताकि आप अपने जो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसे अचीव कर सको। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? कंपनी के प्रबंधन को एक लक्ष्य पूंजी संरचना निर्धारित करनी चाहिए और बाद के वित्त पोषण के फैसले को मौजूदा पूंजी संरचना को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए। पहले माइंड में सेट करो, फिर उसे अचीव करो। ये आपका बेसिक एज अ कंपनी मैनेजमेंट डिसीजन होना चाहिए। फैक्टर्स या कारक या जो डिटर्मिनेंट्स हैं, वो कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि कंपनी की क्वालिटी एज अ गुडविल भी रहे और अच्छा अमाउंट भी इकट्ठा होता रहे। मेनी फैक्टर्स आर गोइंग टू बी सीन। अगर आप नेट पे चेक करें, बुक्स में देखिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए हैं, जिनमें इन अ शॉर्ट हमने उनके डिस्क्रिप्शंस को भी लिया है। तो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। ये नाम नया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिवरेज जो वर्ड है, आप उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, एक प्रॉपर वीडियो उस पर बनेगा जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी आते हैं। अब फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है और वो फैक्टर कैसे कनेक्ट होता है, मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। फाइनेंशियल लिवरेज को हम एक और वर्ड यूज करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका मतलब होता है यूजिंग ऑफ डेप्थ टू अक्वायर एसेट्स। आप लोन्स, डिबेंचर्स को यूज करते हैं, मतलब आप लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की यूज करके एसेट साइज को बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है द यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज टू कंट्रोल अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एसेट्स कॉजेज रिटर्न ऑन ओनर्स कैश इन्वेस्टमेंट टू बी एम्पलीफाइड। आप जितना भी फाइनेंशियल लिवरेज को यूज कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा एसेट्स प्राप्त कर सके बोरोड मनी के थ्रू, उससे ओनर की कैश क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सो नाउ हाउ दिस फाइनेंशियल लिवरेज इज कनेक्टेड with capital structure? This factor is used when return is greater than cost. आप financial leverage कब यूज करोगे? आप कब डेप्थ लोन्स के द्वारा अपने एसेट्स को खरीदोगे? जब आपको जो रिटर्न मिलेंगे उन एसेट्स को यूज करके, वो उसकी कॉस्टिंग से ज़्यादा होंगे। मतलब एसेट के द्वारा जितना फ़ायदा मिला, लोन पे जो कॉस्ट देनी पड़ रही है वो कम है। इट इज़ यूज विद रिगार्ड टू लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। मतलब एसेट्स के लिए डेफिनेटली हम डिबेंचर्स या लोन्स या प्रेफरेंस कैपिटल को यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी के द्वारा हम अपने फिक्स एसेट्स को फाइनेंस नहीं करते। तो इस एसेट के रिगार्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको एसेट्स खरीदने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स लेने हैं, तब आपको डेप्थ या प्रेफरेंस कैपिटल पे जाना पड़ेगा, वरना आप इस चीज़ को नहीं यूज़ करते। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। इसे शॉर्ट में कहा जाता है COC, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? द रिक्वायर्ड रिटर्न नेसेसरी टू मेक अ कैपिटल प्रोजेक्ट। आप जितना भी कैपिटल अक्वायर करते हैं उसकी आपको कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी। जैसे अगर आपने इक्विटी या प्रेफरेंस लिए तो उनकी कॉस्ट होती है उनकी इशू करने के पूरे एक्सपेंसेस और साथ में उनका डिविडेंड। डिबेंचर्स में भी इशू एक्सपेंसेस, साथ में जो इंटरेस्ट आप
पे करते हैं. सो दिस इज द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स वाइल डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. COC शुड ऑलवेज बी मिनिमाइज्ड. हमेशा ये टारगेट किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होनी चाहिए. कैपिटल स्ट्रक्चर में इस तरह के फाइनेंस सोर्सेज को यूज किया जाए जिससे COC क्या हो जाए, कम. द थर्ड फैक्टर या टेकिंग इज रिस्क. कहा जाता है रिस्क दो तरह के होते हैं, एक है बिजनेस रिस्क, दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क. बिजनेस रिस्क को हम लोग फर्दर 2 कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाहरी. अब इंटरनल रिस्क क्या होता है? इंटरनल रिस्क इज कनेक्टेड विद एफिशिएंसीज ऑफ ऑपरेशन, मतलब संचालन जो कंपनी का होता है वो कितनी एफिशिएंटली, कितनी दक्षता से हो रहा है. और एक्सटर्नल रिस्क कनेक्ट होता है चेंजेस जो कि हमारे आसपास पर्यावरण में होते हैं, क्योंकि वो हमारी रीच के क्या होते हैं, बाहर. इंटरनल कंट्रोलेबल होते हैं, एक्सटर्नल नॉन कंट्रोलेबल होते हैं. और अब दूसरा फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क होता है कि आपको ये देखना है कि क्या बिजनेस लॉन्ग टर्म में अपनी कॉस्ट को कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो इन रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना होता है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि रिस्क कम है तो यू कैन गो फॉर डेप्थ, क्योंकि उसमें आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करनी पड़ती है. अगर आपको लगता है कि रिस्क है, यू शुड गो फॉर इक्विटी. तो उस हिसाब से रिस्क कैलकुलेट करके आपको इक्विटी या डेप्थ का डिसीजन लेना होता है. नाउ आफ्टर दैट कम्स दी अदर फैक्टर्स. अब यहाँ से हम लोग इनको बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि फटाफट सम अप करते हुए रट जाए. द नेक्स्ट फैक्टर इज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स. अब हम बात कर रहे हैं बिक्री की, कि जो कंपनी की सेल्स होती है वो कैसी है, वो रेगुलरली बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है. तो इसमें हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 2 एंगल से बढ़ा है कि अगर सेल बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है और स्टेबल बढ़ रही है, जैसे हर साल 10% मेरी सेल इंक्रीज हो रही है, तो मुझे ये मालूम है कि मुझे और पैसे अगर एक्वायर करने हो तो मैं डेप्थ पे जा सकती हूँ, डिबेंचर्स या लोन ले सकती हूँ. क्यों? क्योंकि इनको मैं टाइमली पे कर पाऊंगी बिकॉज मेरी सेल बढ़ रही है. लेकिन अगर मेरी सेल स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, आज अगर 10% बढ़ी है तो अगले महीने अगर 20% कम हो रही है या 15% कम हो रही है, तो वो रिस्की फैक्टर है. उस केस में डेप्थ पे जाना ऑप्शन अच्छा आइडिया नहीं होता. द नेक्स्ट कम्स इज नेचर ऑफ फर्म. फर्म किस तरह की है? फर्म्स 2 तरह की होती है, प्राइवेट फर्म और पब्लिक. पब्लिक गवर्नमेंट ओरिएंटेड होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की. तो अगर पब्लिक फर्म है तो पब्लिक फर्म में आप डेप्थ पे जा सकते हैं. ये वो फर्म्स होती हैं गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो, या वो कह सकते हैं जो फर्म्स जनता को शेयर्स इशू करती है, तो उस केस में आप डेप्थ पे जा सकते हैं क्योंकि शेयर्स के थ्रू पैसे आते हैं और वो अकाउंटेबल होती हैं. बट इन केस ऑफ प्राइवेट फर्म्स, लेस डेप्थ एंड गो फॉर मोर ऑफ इक्विटी. द नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ फर्म. फर्म का आकार कैसा है? अगर एक छोटी फर्म है तो उसे खुद के पैसे से ही अपने एसेट्स मैनेज करने चाहिए, मतलब उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रेफरेंस रिटेन अर्निंग होनी चाहिए, डेप्थ क्या होना चाहिए, कम. द रीज़न बीइंग आप डेप्थ को, लोन्स को टाइम पे नहीं पे कर पाओ, इंटरेस्ट, तो उनसे आपकी गुडविल पे इम्पैक्ट आता है. और अगर आपकी मीडियम, माध्यमिक या बड़ी फर्म है तो डेप्थ या कैपिटल, आप दोनों में से कोई भी डिसीजन ले सकते हो. देन रिटेनिंग कंट्रोल. अगर आप कंट्रोल अपनी कंपनी में रखना चाहते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक टर्म होता है, जो हाईएस्ट शेयर होल्डर्स होते हैं वो BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनते हैं. अगर आप चाहते हो कि आपका फर्म कंपनी कंट्रोल रहे, यू शुड बी इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन गो फॉर मोर ऑफ डेप्थ. तब आपको ऋण, डिबेंचर्स, लोन्स, इन पे जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में डिसीजंस में आ जाते हैं. दे हैव अ राइट टू इंटरफेयर इन द डिसीजन मेकिंग. कहते हैं जितनी इक्विटी ज़्यादा होती है उतने ही ज़्यादा ओनर्स बढ़ते हैं. तो इफ़ यू वांट कि कंट्रोल आप ही के हाथ में रहे, गो फॉर मोर ऑफ डेप्थ एंड प्रेफरेंस शेयर एंड लेस ऑफ इक्विटी, क्योंकि इक्विटी आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. मोर इक्विटी, मोर कंट्रोलिंग पावर गेट्स डाइवर्सिफाइड. जितने ज़्यादा इक्विटी होंगे उतनी आपकी पावर कम होती जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स बढ़ते जाएंगे और ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो मैनेजमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट फैक्टर इज पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग. ये जो अब आप फाइनेंस ले रहे हो उसका उद्देश्य क्या है? कहते हैं 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव का मतलब जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, जिससे हम कह सकते हैं हमारा उत्पादन बढ़े, हमारी बिक्री बढ़े. तो अगर आप जैसे किसी एसेट को खरीद रहे हो, अब वो एसेट आपकी कंपनी को फ़ायदा करेगा, तो आप उसकी कॉस्ट को बाद में पे कर सकते हो. इस केस में आप एक्सटर्नल सोर्सेज पे जा सकते हो. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द
डेप्थ। लेकिन अगर अनप्रोडक्टिव पर्पस है, लेट्स से एम्प्लॉय बेनिफिट है कि आपको एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए क्रैश खोलना पड़ रहा है या एम्प्लॉयज़ को बोनस और ये सब एक्स्ट्रा देने के चक्कर में आपको फाइनेंस लेना पड़ रहा है, तो वो अनप्रोडक्टिव है। इस केस में आपको इस पैसे से आगे फ़ायदा होगा खाली इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन का, लेकिन पैसा आएगा नहीं। तो आप ओनर फंड पे जाओ, इक्विटी की तरफ डाइवर्ट करो। देन पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। अगर आपको परमानेंटली चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर्स आपको कभी रीपे नहीं करने पड़ते, वो आपस में मार्केट में बिकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंस कर रहे हो किसी एक्सपांशन प्रोग्राम के लिए और आपको लगता है कि ये पैसा जो आप जैसे एक मशीन और ख़रीद रहे हो या एक बड़ा प्लांट और आप एक्सपांड कर रहे हो और उसको आप पैसा जो इकट्ठा कर रहे हो उसे आप पे बैक कर पाओगे, देन यू शुड गो फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिन्हें पे बैक कर दिया जाता है। अगर इस तरह का प्रोग्राम है कि पैसे आ पाएंगे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, और अगर लगता है कि नहीं बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट है, वापस कब होगा कोई गारंटी नहीं, गो फॉर इक्विटी। देन मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन मतलब बाजार की हालत क्या है। कहते हैं बाजार में दो तरह की हालत देखी जाती है, डिप्रेशन एंड बूम। डिप्रेशन अवसाद, ये क्या टाइम पीरियड होता है जब इकोनॉमी में सारी एक्टिविटीज डिक्लाइन पे होती हैं, ग्रोथ कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, प्रोडक्शन कम है। ऐसे टाइम पीरियड पे डेप्थ और प्रेफरेंस शेयर पे ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी रिस्क लेना इज़ अ बिग नो, बिकॉज मार्केट की हालत की कोई गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट कम बूम। बूम पीरियड क्या होता है, उछाल पीरियड, जब हर चीज़ हर एक्टिविटी बढ़ती है। एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए बूम का मतलब क्या होगा, उसकी सेल्स में बहुत ही रैपिड ग्रोथ आ रही है। कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बूम क्या होगा, जब कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है। तो ऐसे टाइम पर रिस्क ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर व्हाट, इक्विटी, क्योंकि इन्वेस्टर्स रिस्क लेने को तैयार हैं, वो आपके यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगा देंगे। देन लास्ट टू फैक्टर्स, इसके बाद हमारा वीडियो फिनिश ऑफ कर देंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स अगर रिस्क टेकर्स हैं तो वो इक्विटी पे जाएंगे, और अगर वो सेफ हैं, ये दिस इज द नेक्स्ट वन, अगर वो सेफ और सर्टेन रिटर्न चाहते हैं। पहला है रिस्क टेकर, क्योंकि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मैं रिस्क लूँगी तो ही मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि इक्विटी को डिविडेंड अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर मैं सेफ गेम खेलना चाहती हूँ कि हाँ एक फिक्स इनकम मिले, रिस्क नहीं हो, टाइम पे मुझे पे बैक मिल जाए, तो प्रेफरेंस शेयर या डेप्थ। द लास्ट फीचर इज प्रोविजन फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के हिसाब से देखते हुए, अगर आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपकी ये थिंकिंग है, तो अभी इक्विटी पे जाओ, क्योंकि अभी डेप्थ हो गए, अभी लोन्स हो गए, तो बाद में अगर फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इफ़ इन फ्यूचर यू रिक्वायर मोर अमाउंट, देन गो फॉर इक्विटी, अदरवाइज यू कैन गो फॉर डेप्थ। So that's all for today's video. Thank you so much for watching.